हेलो गाइस, लर्निंग भाई एक्चुअली यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्व पढ़ रहे हैं। हमने अपनी चैप्टर 14 का पार्ट 1 देख लिया था। दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम वाटर पोल्यूशन के टाइप देख रहे थे या फिर सोर्सेज देख रहे थे। तो नेक्स्ट सोर्स हमारा कौन से होगा? सीवेज वाटर के थ्रू, है ना। तो सीवेज वाटर आपको पता है कई जगह से निकलता है। हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर फूड रेस्टोरेंट से निकल रहा है, या फिर घरों से निकल रहा है, या क्लीनिंग एजेंट डिटर्जेंट किसी भी तरीके से हम जो यूज़ करते हैं, इन सब से निकल के क्या सीवेज निकलता है, जो गंदा पानी होता है। और यही जो डोमेस्टिक और हॉस्पिटल सीवेज होता है, इनमें कई पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी होते हैं, है ना। तो कई बैक्टीरिया माइक्रोब इसमें पाए पाए जाते हैं। इसके बाद है जो मेन पॉल्यूशन होता है सीवेज से हमारे, वो है अमोनिया का पॉल्यूशन। तो अमोनिया बेसिकली एक कलरलेस गैस है जिसकी बहुत डिस्टिंक्ट ऑडर होती है। डिस्टिंक्ट मतलब स्ट्रॉन्ग ऑडर होगी, आपको पता चल जाएगा कि अमोनिया है यहाँ पे। तो ये नेचुरली भी आपको मिलती है, एयर सॉइल वाटर, है ना। सो हमारी बॉडी में भी अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली अगर कोई फूड में प्रोटीन है तो उसको बॉडी हमारी तोड़ देती है किसमें? अमीनो एसिड्स और अमोनिया में। और वही फिर अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है बॉडी में, है ना। अमोनिया इज ऑल्सो अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। तो ये फर्टिलाइजर किसके लिए यूज़ होता है? नाइट्रोजन अगर आपको सॉइल में ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है? अमोनियम नाइट्रेट का। और इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? अमोनिया गैस चाहिए आपको, है ना। तो इंडस्ट्रीज़ में भी इसका काफ़ी यूज़ है। इसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेसिकली कहाँ मिलता है? घरों में हमारे मिलता है। जैसे हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, पोछा लगाने वाले, या फिर और भी कोई डिसइंफेक्टेंट है फर्श के लिए जो हम लाते हैं घरों घरों में, इनमें ये पाया जाता है। फिर अमोनिया का यूज़ कहाँ पे होता है? म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट सिस्टम में भी। जो पानी होता है हमारे यहाँ आता है, उसमें क्लोरीन के साथ साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ किया जाता है ना। लेकिन जब ये वाटर में हम ऐड करते हैं और किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेशन है क्लोरामीन्स का, ये बढ़ जाता है उससे, है ना। फिर एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है वाटर की? अकॉर्डिंग टू BIS 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, है ना। अगर इफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एक्सीड्स 1 पार्ट पर मिलियन इट इज़ टॉक्सिक टू फिश। ह्यूमंस के केस में भी अगर 1 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा वाले पानी से आप ज़्यादा देर तक इंटरेक्ट करेंगे तो वो ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल है। फिर जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है हमारा, वो है एग्रीकल्चरल सोर्सेज से। तो एग्रीकल्चर से आपको पता होगा बहुत सारे हमारे सैल्स निकलते हैं और डिज़ोल्व होते हैं वाटर बॉडीज़ में। जैसे नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, पोटेशियम हो गया, अमोनिया हो गए। इसके बाद बहुत ह्यूज अमाउंट में जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हम लोग फील्ड में, उसमें भी नाइट्रोजन मिलता है, फॉस्फेरस है, पोटेशियम है। तो ये सब अल्टीमेटली फील्ड में पड़ा रहेगा। और फील्ड से यही सब लीच करके या तो वाटर बॉडीज़ में जाएगा, रिवर रिवर हो गई कोई, या तो उसके थ्रू ये लीच करके ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा, है ना। तो दोनों केस में ये पॉल्यूटेंट के तौर पे काम करता है। इसके बाद हमारी पेस्टिसाइड्स भी होती हैं, है ना, जो बहुत सारा हम यूज़ करते हैं इन एग्रीकल्चर। जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो गए, मेटालिक सेल्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए। तो इनमें से बहुत सारे तो नॉन डिग्रेडेबल भी होते हैं और बहुत सारे कार्सिनोजेनिक इन नेचर भी होते हैं। तो हेल्थ के लिए नुकसान तो करते ही करते हैं, साथ साथ में हमारी वाटर बॉडीज़ को ये गंदा करते हैं। फिर एग्रीकल्चरल सोर्स से एक जो ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन पॉल्यूशन। तो बेसिकली नाइट्रोजन को हम ऐड करते हैं अपनी सॉइल में, कहीं पे अगर डिफिशियंसी है क्रॉप लगाने से पहले या उसके जैसे फर्टिलाइज़र। तो उस केस में होता क्या है, जो ओनली 33% होता है जितना हम ऐड करते हैं, वो लगभग उसके अराउंड एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। बाकी 67% कहाँ रह जाता है? सॉइल्स में। तो सॉइल में नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इसीलिए बहुत बढ़ता है। एग्रीकल्चर के साथ साथ फिर सीवेज से भी नाइट्रोजन ऐड होता है सॉइल्स में, और ऑर्गेनिक सॉइल्ड सॉलिड वेस्ट से भी। तो ये सारी जाके कहाँ? वाटर बॉडी में अल्टीमेटली मिल जाते हैं, चाहे फील्ड में हो चाहे डायरेक्टली किसी सीवेज से वाटर बॉडी में डाला जा रहा हो। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन पॉल्यूशन इससे हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट काइंड ऑफ पॉल्यूशन है वो होता है इन्वेसिव एक्वेटिक स्पीसीज से। तो इन्वेसिव एक्वेटिक स्पीसीज हम किसको बोलते हैं? इसके पहले जान लेते हैं कि इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती हैं। ऐसी स्पीसीज जो नॉन नेटिव है ना। नॉन नेटिव का मतलब क्या है? वो किसी दूसरे एरिया से वहाँ लाई गई हैं। नेटिव स्पीसीज मतलब सपोज करिए कोई प्लांट है जो इंडिया में ही ग्रो करता है ना, तो हम बोल देंगे ये इंडिया का नेटिव प्लांट है, यहाँ पे ग्रो करता है। अच्छा, लेकिन जो अगर हम कोई ऑस्ट्रेलिया से फूल ला के यहाँ लगा दें जो इंडिया में नेचुरली नहीं पाया जाता था, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन नेटिव है। फिर इसमें भी जो कुछ स्पीसीज़ हैं हमारी ऐसी नॉन नेटिव, जिसको यहाँ पे खाने वाले कोई जानवर नहीं होंगे। यूजुअली आपको पता है हमारे प्लांट्स को, ग्रास हो गई या कोई भी फूल हो गया, उसको जानवर खाते हैं ना। बीज आ रही हैं, गाय हैं हमारी, बकरियां हैं, वो खाती हैं। तो उस केस में क्या होता है? ओवर पॉपुलेशन किसी प्लांट की नहीं हो पाती। लेकिन कुछ ऐसी जो स्पीसीज़ हैं नॉन नेटिव प्लांट्स की, जिनको खाने वाला कोई नहीं है, सपोज़ करिए कोई एक ग्रास ऐसी है जिसको ना गाय खाती है ना कोई बकरी खाती है, वो बस उग रही है। तो हो क्या रहा है? नेटिव जो जितनी घास है उसको तो खाती रहेंगी गाय बकरियां, तो उससे क्या होगा? इनका नंबर बहुत बढ़ जाता है नॉन नेटिव का। और ये
हमारे ओरिजिनल जो नेटिव स्पीसीज थी वो डिप्लीट हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि इसने इन्वेड कर दिया है पूरे एरिया में। एक पॉइंट बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नेटिव वाली स्पीसीज ग्रो ही नहीं कर पाती या विलुप्त हो जाती हैं, वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, है ना। तो इसीलिए इनको बोला जाता है इन्वेसिव स्पीसीज। अब इसी तरीके से पानी में भी इन्वेसिव स्पीसीज पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं इन्वेसिव एक्वेटिक स्पीसीज। तो इसमें पहला क्या नाम है, वाटर हायासिंथ। तो वाटर हायासिंथ आपने ऑलमोस्ट इंडिया की हर बॉडी में आपको देखने को मिल जाएगा। आपने देखा होगा एक लेयर सी बन जाती है कुछ कुछ पॉन्ड्स में, पूरे ग्रीन ग्रीन लीव्स की, है ना। तो वही होता है ये वाटर हायासिंथ। इसको टेरर ऑफ बंगाल, जर्मन वीड, फ्लोरिडा डेविल, जापानीज ट्रबल, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ये वैसे है नेटिव कहाँ का, अमेजन बेसिन से। आपको पता होगा साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर है, वहाँ का ये नेटिव प्लांट है। तो वाटर हायासिंथ जो हमारे होते हैं यूट्रोपिक वाटर बॉडीज़ में और जल्दी उगते हैं, ऐसी वाटर बॉडीज़ जहाँ पे न्यूट्रिएंट एक्सेस में मिलता है ना। तो जैसे ही वाटर हायासिंथ किसी एरिया में बढ़ जाते हैं, उस केस में होता क्या है, वो जो वाटर की क्वालिटी है वो डिप्लीट होने लगती है। अब जैसे ये पॉन्ड है, यहाँ पे बना देता हूँ, सपोज करिए ये पॉन्ड है ऐसे। तो पहले ये एयर, ये वाटर का जो लेयर था ये एयर से डायरेक्टली मिल जाता था, है ना। इससे ऑक्सीजन भी जा रही है, सनलाइट भी नीचे पहुँच रही है, तो प्लांट्स भी यहाँ जो नीचे ग्रो करते हैं वो हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। सपोज करिए वाटर हायासिंथ की पूरी लेयर ने इसको कवर कर लिया ऊपर से, अब ये सनलाइट नीचे नहीं जा पा रही है। उस केस में होगा क्या कि जो नीचे प्लांट्स थे वो सारे डेड हो मरने लगेंगे। अब मरेंगे तो उसके बाद डिकम्पोजिशन की प्रोसेस शुरू होगी नीचे बैक्टीरिया की वजह से। तो ऑक्सीजन जो ऑलरेडी अब कम मिल पा रहा है इसके वजह से, वो और डिप्लीट होने लगेगा इनके डिकम्पोजिशन के कारण। तो इसीलिए यहाँ पे एपॉक्सिक कंडीशन बनने लगेगी, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कम है उस केस में हमारी जो फिश हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, मरने लगती हैं। तो बहुत सारी पॉल्यूशन वाली कंडीशन क्रिएट होती है इससे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर हायासिंथ का, तो ये पूरा ग्रीन ग्रीन ऐसे लीफ लगी होती है और कुछ कुछ एरिया में फ्लावरिंग भी करता है, तो ऐसे ऐसे इसके फूल भी निकलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी इन्वेसिव स्पीसीज है उसका नाम है फोर्क फैन वोट। तो केरला में कुछ प्लेसेस में ये देखी गई थी। तो आप देख सकते हैं ये पिंक कलर की होती है, ये पूरी कनाल है यहाँ पे। तो ये स्लो मूविंग जो हमारा फ्रेश वाटर होता है वहाँ पे देखने को मिलती है। ये इन्वेसिव स्पीसीज कहाँ की है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका की। तो ये पेरेनियल एक्वेटिक प्लांट है, मतलब पूरे साल ही लगा रहता है। और जब ये उगता है किसी वाटर बॉडी में तो ये पूरे वाटर की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको हैवी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए टू ग्रो, है ना। तो जिससे स्पीशीज़ हैं फिश की या और किसी चीज़ की, वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इसके बाद जो हमारी रिवर गंगा है उसमें पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है, तो अप टू तो हरिद्वार है जो हमारा ऊपर सिटी, वहाँ तक तो गंगा एकदम साफ़ रहती है ना। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है हर शहर में बहुत सारा वेस्ट डंप कर दिया जाता है गंगा में। ये देख सकते हैं आप, पूरा कलकत्ता तक जाते जाते एकदम पॉल्यूटेड रहती है। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं हमारी इसी पूरी लाइन में जो हमारा गंगा का प्लेन है। जैसे टैनरी की इंडस्ट्रीज़ है, शुगर और डिस्टिलरी वाली है, पेपर और पल्प है। और इनसे ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज या फिर कचरा जो होता है वो भी निकलता है इन इंडस्ट्रीज से बाई प्रोडक्ट के तौर पे। तो अब इनको अगर बिना ट्रीट करके आप डाल देंगे रिवर में तो ऑब्वियसली क्वालिटी ख़राब होगी। इसके साथ साथ कहीं कहीं जो हमारी नालियाँ हैं शहरों की वो भी सीधे जाके गंगा में डंप कर दी जाती है। तो इसीलिए गंगा में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फीकल मटेरियल जो हमारा वेस्ट है, ह्यूमंस का वेस्ट हो गया, फीकल मटेरियल हो गया या जानवरों का हो गया, उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो गंगा इससे भी पॉल्यूटेड है पूरे अक्रॉस, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आप देख सकते हैं ह्यूज चैलेंज बना हुआ है ना। फिर कौन कौन से माइक्रो प्लास्टिक्स प्रेजेंट है गंगा में, इथाइलिन विनाइल, ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको, फूड ड्रग्स और कॉस्मेटिक पैकेजिंग में। पॉली एस्टाइलिन, ये कहाँ डोपिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। फिर पॉलीप्रोपाइलिन, ये कहाँ पे यूज़ होता है, पैकेजिंग, प्लास्टिक शीट, फाइबर, फैब्रिक्स, रोप्स एक्सेट्रा में। फिर इसके बाद परसिस्टेंट इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी हैं जो फुटवियर और बेबी बॉटल निपल्स में यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद पॉलीएमाइड जिसको हम नाइलॉन बोलते हैं, इसके कारण भी पॉल्यूशन होता है। तो अब ये जब ये पॉल्यूटेंट का नाम ऐसे कभी आप देखें ना तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सा पॉल्यूटेंट है और इसका यूज़ कहाँ पे है ना। कि ये मतलब कहाँ से ये निकलता है, सोर्स क्या है इसका, और किस तरीके से अफेक्ट करता है। ये सारे जैसे हमारे वाटर पॉल्यूशन में ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं ना। फिर इसके बाद है मरीन पॉल्यूशन। तो मरीन पॉल्यूशन मेजरली किसके किन दो रीजंस की वजह से होता है, ऑयल स्पिल और प्लास्टिक की वजह से, है ना। तो आपको पता होगा वर्ल्ड का जितना भी हमारा ऑयल है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो शिप के थ्रू जाता है, बड़ी बड़ी शिप में भर के, है ना। हमारे इंडिया में अलग अलग कंट्रीज से जब आता है, चाहे रशिया से आ रहा हो चाहे अरब वर्ल्ड से आ रहा हो, तो ये ऑयल कहाँ से आता है, शिप के थ्रू जाता है। और कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया शिप का या फिर कोई लीकेज हो गया शिप में, उसके कारण क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल जो है हमारा वो ऊपर ऐसे तैरने लगता है। अब ये बड़े बड़े इंसिडेंट देख सकते हैं आप, ईस्ट चाइना सी में हुआ था 2018 में।
1,36,000 टन से ज़्यादा पेट्रोलियम वेस्ट हो गया था पानी में। फिर डीप वाटर हॉरिजन ड्रिलिंग एक्सीडेंट हुआ था, ये लार्जेस्ट ऑयल स्पिल डिजास्टर था हिस्ट्री का, है ना। इसमें 779 मिलियन लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल गल्फ ऑफ मैक्सिको के अराउंड रिलीज हो गया था। तो ऐसे कई कई आपको एग्जांपल्स देखने को मिलते रहेंगे, बहुत बार होता है, तो हमेशा न्यूज़ में भी ये बना रहता है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कि ये शिप है, ये सिंक कर रही है ना, यहाँ से डूब रही है नीचे से, तो ये पूरा पानी यहीं से जा रहा होगा, और पानी जैसे ही अंदर जाएगा ये ऑयल बाहर निकलता जाएगा, तो ये पूरा देख सकते हैं कैसे वाटर बॉडी में पूरा ऑयल फैल गया है। अब इससे होता क्या है ना, जैसे ही किसी बड़े एरिया में ये ऑयल फैला, उस केस में होगा क्या कि जो नीचे हमारी प्लांट्स थे वो मरने लगेंगे, क्योंकि क्योंकि ये सनलाइट को ब्लॉक कर देगा सीधे, है ना, ऊपर से पूरी। उसके साथ साथ जो यहाँ पे जानवर हैं वो भी इसके कांटेक्ट में आके उनकी भी डेथ हो जाएगी। अब सपोज करिए फिश डेथ होके ऊपर फ्लोट करेंगी, है ना, उनको जो पक्षी ऊपर से आके खाएंगे वो उनकी भी डेथ हो जाएगी, तो पूरा एक चेन बन जाता है जिससे सबको नुकसान होता है। ऑयल स्पिल को क्लीन कैसे किया जा सकता है? ब्रिगोली से। ब्रिगोली क्या है? एक बाई प्रोडक्ट है पेपर इंडस्ट्री का, है ना, तो इसकी हेल्प से ऑयल स्पिल को हम क्लीन भी कर सकते हैं। फिर जो सी में हमारा सेकंड पॉल्यूशन होता है मेजरली, वो किससे होता है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक आपको पता है बहुत सारा डंप कर देते हैं अक्रॉस कंट्रीज से, यही ओशियंस में, कि बह के अपना कहीं और चला जाएगा, बट अल्टीमेटली एवरी पार्ट ऑफ जो अर्थ है हमारे, वहाँ पे प्लास्टिक जाके पहुँच चुका है। इवन जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियंस है वहाँ पे भी रिकॉर्डेड मिल चुके हैं हमें एविडेंसेस प्लास्टिक्स के, है ना। तो इससे लॉस कितना होता है इकोनॉमिकली हमको पर ईयर प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण? $13 बिलियन का, है ना। इसके साथ साथ जो हमारी फूड चेन है मरीन लेवल पे, उस उसके जो बेस हैं हमारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जैसे हो गए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है प्रोक्लोरोकोकस का, तो अब इनकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है माइक्रोप्लास्टिक से, है ना। तो अगर अगर फूड चेन का बेस ही खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली सारी स्पीशीज़ का सर्वाइवल थ्रेटन हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद जो ये प्लास्टिक तैरता रहता है बहुत बार, जैसे अगर इस शेप का है तो अगर यहाँ इससे कोई फ़िश निकली बीच से, तो बहुत बार फंस जाती हैं फ़िश, बहुत बार उनके गले में इतना टाइट रोप फंस जाती है, या टूटी हुई जो नेट है फ़िश पकड़ने वाली वो टर्टल्स के फ़िश में फंस जाती है, सील्स जो होती हैं उनके गले में फंस जाती है। बहुत सारी यूट्यूब में आपको वीडियो भी मिल जाएगी ऐसे, रिमूविंग प्लास्टिक फ्रॉम सील्स, या फिर रेस्क्यूइंग फिश, या फिर रेस्क्यूइंग टर्टल ट्रैप्ड इन मरीन प्लास्टिक। ऐसी वीडियोस आप सर्च करोगे तो बहुत मिल जाएगी। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये, इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ जो हमारी स्पीशीज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर बहुत बार हमारी स्पीसीज़ जो हैं वो प्लास्टिक को कंफ्यूज कर लेती हैं अपने खाने से, उसको खा लेती हैं, अटक जाता है वो जाके, या फिर डाइजेस्ट नहीं होता, उससे भी डेथ होता है। इसके साथ साथ जो सैल्ट हम निकालते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें भी इनविजिबल प्लास्टिक की प्रेजेंस देखी गई है अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पे? तो बहुत सारे अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं। आपको पता होगा जो जो हमारे डोमेस्टिक या हॉस्पिटल से सीवेज निकलता है, उसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, है ना। तो इनसे क्या बहुत सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। वाटर बेस्ड बड़ी जो बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? टाइफाइड हो गई, या कॉलेरा हो गया, है ना। तो ये पानी के, ये इन्फेक्टेड वाटर के कारण होती है। फिर पानी में बहुत मेटल्स भी पाए जाते हैं हैवी, जैसे लेड हो गया, जिंक हो गया, आर्सेनिक हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी, कैडमियम, तो इनसे अलग अलग टाइप की बीमारियां ह्यूमंस में होती है। जैसे यहाँ पे कंजप्शन ऑफ आर्सेनिक पॉल्यूटेड वाटर लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ आर्सेनिक इन बॉडी पार्ट्स लाइक ब्लड, नेल्स, हेयर्स, causing skin lesions, rough skin, dry and thickening of skin and ultimately skin cancer। तो आर्सेनिक बेस्ड पॉल्यूटेड वाटर से क्या आ रहा है? अल्टीमेटली हमको स्किन कैंसर हो रहा है। तो अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि कौन सा पॉल्यूटेंट है और उससे कौन सी बीमारी हो रही है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है। अब जैसे देख सकते हैं मरकरी से क्या हो रहा है। मरकरी जो वेस्ट वाटर में पाई जाती है वो बैक्टीरियल एक्शन के कारण किस में बदल जाती है? मिथाइल मरकरी में। मिथाइल मरकरी एक हाईली टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मरकरी है ना। इससे क्या क्या होता है? नंबनेस ऑफ लिम्स हो सकती है, लिप्स हो सकती है, टंग हो सकती है, डेफनेस हो सकती है, ब्लरी विजन हो सकता है, मेंटल डिरेंजमेंट हो सकती है। फिर इसके बाद साथ साथ जो मरकरी हमें वाटर में मिलता है उससे मीनामाटा डिसीज़ भी होती है। ये मीनामाटा डिसीज़ क्या होती है? एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है ना, तो ब्रेन को बैडली इफेक्ट करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मीनामाटा डिसीज रिलेटेड टू मरकरी, है ना। फिर लेड जो पाया जाता है उससे होती है लेड पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है? इंटरफियर्स विथ वेरियस बॉडी प्रोसेसेस एंड इज टॉक्सिक। तो इससे हमें बॉडी में प्रॉब्लम होती है, और अलग अलग जो प्रोसेस चल रही है हमारी बॉडी में उसमें भी ये अड़चन डालता है। फिर इसके कारण अनीमिया की भी प्रॉब्लम आती है ना, जिसके कारण मसल पावर में लॉस आपको देखने को मिलेगा, ब्लोइश लाइन अराउंड द गम मिलेगी। तो ये लेड पॉइजनिंग के कारण हो रहा है ना।
इसके बाद जो कैडमियम होता है पानी में, उससे इताई इताई डिसीज़ बोलते हैं इसको, ये होती है, इसको इताई इताई डिसीज़ को आउच आउच डिसीज़ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेनफुल डिसीज़ है ऑफ बोन्स एंड जॉइंट, तो बहुत पेन होने लगता है आपके बोन्स और जॉइंट में, कि कोई टच भी करेगा तो उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए आउच आउच डिसीज़ नाम है या इताई इताई डिसीज़ नाम है। इससे कैंसर भी होता है लंग और लिवर का। तो अब ये जैसे नाम है इताई इताई डिसीज़ किससे रिलेटेड है, मीना माता डिसीज़ किससे रिलेटेड है, तो इनके पॉल्यूटेंट्स को आपको याद रखना है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर इन्वायरमेंट में क्या क्या इफेक्ट होते हैं वाटर पोल्यूशन के, तो एज्यूम करिए सीवेज वेस्ट से ऑर्गेनिक कंटेंट आके पानी में मिल रहा है, उससे होता क्या है, बायोडिग्रेडेशन तो होगा ही, प्रोसेस होगा, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे उस किसी एरिया में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ने के कारण, उससे क्या जो वाटर है वहाँ पे ऑक्सीजन है वो डेफिशिएंट होने लगेगी, जिसके कारण डेथ हो सकती है एक्वेटिक क्रिएचर्स की। फिर एक्सेस में जहाँ न्यूट्रिएंट किसी वाटर बॉडी में प्रेजेंट है तो उसके कारण एल्गल ब्लूम आ सकता है। एल्गल ब्लूम मतलब एल्गी बहुत ह्यूज अमाउंट में फैल जाती है पूरी, जिसके कारण एजिंग ऑफ लेक होती है। फिर जो कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो एक्वेटिक फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं, बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस हमने देखी थी है ना, तो उससे जुड़ के वो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज भी फूड चेन के थ्रू बढ़ते जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी, इससे होता क्या है, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है बर्ड्स का वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो उनके एग हैं, एग शेल है मतलब, उसकी थिनिंग हो जाती है या प्री मेच्योर ब्रेकिंग हो जाती है, जिससे डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन हमको देखने को मिलता है। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट्स होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, तो जो हमारे हॉट और पॉल्यूटेड वाटर है, जब अगर वो किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया जाता है तो उससे क्या जो ऑक्सीजन कंटेंट है डिजॉल्व ऑक्सीजन का वो लो होता है ना, जिससे जो अगर कोई सेंसिटिव वहाँ पे स्पीसीज है फिश की या प्लैंकटन की, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके साथ साथ जो पॉल्यूटेंट्स भी हैं कुछ, वो थोड़ी क्वांटिटी में भी आते हैं कुछ कुछ, तो वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। इसमें ही कुछ टॉलरेंट स्पीसीज हैं, जैसे ट्यूबीफैक्स हो गया, या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट के लार्वे हो गए जो हाईली पॉल्यूटेड वाटर और लो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, तो इनको हम एक इंडिकेटर स्पीसीज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर के पॉल्यूशन के लेवल बता रहा है ना। फिर ओशन वार्मिंग से मिथाइल मर्करी टॉक्सिन भी बढ़ता है किसमें, फिश में। तो जो हमारा वाटर में पाया जाता है वो तो डिक्रीज हो रहा है 1990s से, लेकिन जो फूड चेन में है कि एक छोटी फिश में जो कितना अमाउंट का मिथाइल मर्करी टॉक्सिन है, उसके बाद कितना है किस फिश में, है ना, ऐसे पूरी फूड चेन जो हमारी बनती है, तो इसमें फूड चेन में जो हमारा मिथाइल मर्करी है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जैसे जैसे ओशन वार्म होता है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म होता है जो फिश का वो बढ़ता है, और उसके कारण क्या होता है कि जो मेंटेनेंस है वो बढ़ती जाती है किसी फिश की, मतलब जो खाना खा रही है ज़्यादातर वो अपने अपने मेंटेनेंस में कंज्यूम कर रही है। अब वो खाने में अगर पॉल्यूटेंट आ रहा है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो पॉल्यूटेंट है उसकी बॉडी में ऐड होता रहता है, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल मरकरी बढ़ती जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। अब हम देख रहे हैं यूट्रोफिकेशन और एजिंग ऑफ लेक्स, तो ये कैसे रिलेटेड है दोनों। तो नॉर्मल प्रोसेस में होता क्या है, जो नेचुरल प्रोसेस है, कि जो लेक्स होते हैं हमारे अराउंड नेचुरली पाए जो जाते हैं, उनमें हज़ारों हज़ारों साल के बाद धीमे धीमे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं आसपास से लीच करते हुए नेचुरली आते रहते हैं, है ना। और यूजुअली फिर आखिरी में क्या होता है कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता रहेगा, मिनरल बढ़ता रहेगा, और इवेंचुअली ये जो लेक है हमारा वो फिल होता रहेगा, है ना। एक पॉइंट आएगा कि कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। लेकिन जब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है कहीं पे, अगर आपने सीवेज लाइन ही डाल दी कहीं पे, अब वो सीवेज से बहुत सारा न्यूट्रिएंट निकल रहा है, जो पॉल्यूटेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, एल्गल ब्लूम आता है। एल्गल ब्लूम भी देखेंगे आगे अभी हम, और बहुत सारे प्लांट्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है हमारी नेचुरल जो हो रही थी, जो हज़ारों सालों में हो रही थी, वो क्या हो रहा है कि अब बहुत फास्ट तरीके से बढ़ जाती है, तो एजिंग ऑफ लेक इंक्रीज हो जाती है यूट्रोफिकेशन के कारण। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो एजिंग हो रही है हमारे लेक्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं, है ना। अब किसी भी लेक में कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट मिला हुआ है उसके बेसिस पे हमने जो लेक्स हैं उनको या फिर वाटर बॉडी हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है ओलिगोट्रॉपिक, मतलब वेरी लो इन न्यूट्रिएंट, तो ऐसी वाटर बॉडी जिसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट होंगे उसको हम बोलेंगे ओलिगोट्रॉपिक। फिर मीसोट्रॉपिक में मॉडरेट न्यूट्रिएंट होते हैं, और यूट्रोपिक जो होती है हाईली न्यूट्रिएंट रिच होती है। इंडिया में आपको कौन सी देखने को मिलेगी, मोस्टली यूट्रोपिक दिखेगी दिखेगी, या फिर कुछ वाटर बॉडी मीसोट्रॉपिक में दिखेगी। ओलिगोट्रॉपिक बहुत रेयर है इंडिया के केस में, है ना। ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि वाटर बॉडी को हम ऑलमोस्ट हर जगह से पॉल्यूट करते रहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन के कारण होता क्या है, पहला तो है कोलैप्सिंग ऑफ फूड चेन। फूड चेन कैसे कोलैप्स हो जाती है, जो यूट्रोपिक वाटर बॉडी है जो जो रिच है न्यूट्रिएंट में, वो सपोर्ट किसको करती हैं, डेंस प्लांट और फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन को। इसके कारण होता क्या है, जो
सन रेज है वो नीचे तक नहीं आ पाती है ना, ये अगर ये लेयर बन गई प्लांट्स के ऊपर, तो अब नीचे जो प्लांट्स लगे थे इन तक तो सनलाइट पहुंचेगी नहीं, और ये कुछ दिनों बाद ये मर जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन में डिप्रीवेशन बढ़ेगा, यहाँ पे मर जाएंगे तो ये डिकम्पोज होगा, तो बैक्टीरिया जब इनको डिकम्पोज करेंगे तो आसपास की ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे, और इसके कारण बाकी जो फिशेज हैं उनके लिए पूरी ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो ये कोलैप्सिंग ऑफ फूड चेन यहीं से है कि अगर फिशेज ही नहीं बची तो और फिशेज मरेंगी उससे, फिर पूरी वहाँ की फूड चेन खत्म हो जाएगी। इन्वेसिव स्पीसीज भी जो है हमारी, ये भी बहुत ईजिली सर्वाइव कर लेती हैं यूट्रोपिक वेस्ट में। क्यों? क्योंकि इनकी टॉलरेंस लिमिट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नेटिव। तो मतलब ये बहुत लो न्यूट्रिएंट से भी बहुत हाई लेवल न्यूट्रिएंट तक सर्वाइव कर लेती हैं। वहीं हमारी अगर कुछ हो सकती हैं जो हमारी लोकल लेवल पे, वो शायद इतना सर्वाइव ना कर पाएँ। फिर लॉस ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स भी होता है। क्यों? क्योंकि सपोज करिए यहाँ पे प्लांट डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं और लेयर एक बनती जा रही है, तो कुछ साल में ये पूरा तालाब भर जाएगा, एक पतला सा ये छोटा सा घुटने बराबर एरिया रह जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो फ्रेश वाटर लेक है उनका डिस्ट्रक्शन भी है, लॉस ऑफ कोरल लीव्स भी है, और अदर टाइप के लॉसेस भी हैं। एक बार इसको आप देख लेना, कोई ज़्यादा इसमें खास नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक लेक्स। तो ओलिगोट्रॉपिक का क्लियर ब्लू वाटर होता है, यहाँ देख सकते हैं पूरा नीचे तक, सेडिमेंट भी यहाँ कम है, और यहाँ पे आपको अलग अलग जोन्स में फ़िश दिखेंगी, है ना। ऊपर वाली फ़िश अलग स्पीसीज़ होगी, यहाँ मिडिल लेवल पे भी आपको फ़िश देखने को मिलेंगी, और एकदम डीपेस्ट जो लेवल होते हैं लेक के या वाटर बॉडी के, वहाँ पे भी आपको फ़िश की अलग वैरायटी भले देखने को मिले, लेकिन पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक मिलती हैं। लेकिन जो यूट्रोपिक लेक होते हैं, पहले तो एलगी ऊपर आपको मिलेगी एक लेयर, है ना। फिर जो पूरी फ़िश की स्पीसीज़ हैं उसी के जस्ट नीचे होती हैं मोस्टली, और सेडिमेंट्स भी यहाँ पे बहुत हाई रहता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं दोनों की, और वाटर के पैरामीटर्स भी देख सकते हैं। तो एक बार रीडिंग इसको कर लीजिएगा। और फिर यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन अभी हमने बताया कि प्रोसेस ऑफ कहीं न्यूट्रिशन का एनरिचमेंट हो जाना, मतलब किसी वाटर बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट, फॉस्फेट या फिर और जो पॉल्यूटेंट हैं वो जब बहुत एक्सेस अमाउंट में आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट जो थे एनरिचमेंट हो गए बहुत ज़्यादा, या बहुत हाई न्यूट्रिएंट है इस लेक में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, है ना। तो यूट्रोफिकेशन से एक कंडीशन होती है एल्गल ब्लूम्स की। तो एल्गल ब्लूम क्या है? बेसिकली जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉप्स, मतलब बहुत छोटे लेवल के ऑटोट्रॉप्स हैं, है ना। तो ये ऐसी कंडीशन में बहुत इजीली सर्वाइव करते हैं। तो अगर कहीं पे बहुत हाई लेवल ऑफ यूट्रोफिकेशन हो गया है या नॉर्मल लेवल ऑफ यूट्रोफिकेशन है, उस केस में इनका सर्वाइवल बहुत इजी हो जाता है, आसान। और इनका जो प्रोपगेशन है, तो क्या होगा कि पूरे जो वाटर बॉडी हैं ये फैल जाएंगे बहुत तेज़ी से, फाइटोप्लैंक्टन। तो ये पूरी एक लेयर बन जाएगी, जिसके कारण होता क्या है, एल्गल ब्लूम के कारण डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स रिस्ट्रिक्ट्स द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। तो एल्गल ब्लूम की लेयर बनती है, और उसके कारण जो नीचे एक्वेटिक प्लांट्स थे उनको सनलाइट ना मिलने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, और एक लेयर बनने के कारण जो रिप्लेसमेंट हो रहा था ऑक्सीजन का वो भी ईजिली नहीं हो पाता। तो फाइटोप्लैंक्टन के आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं। दीज आर द टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉप्स फाउंड इन द ओशियन। दे हैव क्लोरोफिल टू कैप्चर सनलाइट एंड यूज फोटोसिंथेसिस टू टर्न इट इनटू केमिकल एनर्जी। फिर फाइटोप्लैंक्टन के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन आया था इसमें कि कौन कौन से इनमें से फाइटोप्लैंक्टन के टाइप हैं। तो डाइएटम, डाइनोफ्लैगलेट्स, क्रिप्टोमोनाड्स, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मेजर मेजर नाम आपको तो याद रखने ही पड़ेंगे कि ये फाइटोप्लैंक्टन के टाइप हैं। ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी तो यूजुअली सबको याद रहती है। इन तीनों में आपको याद रखना है कि डाइएटम्स भी एक फाइटोप्लैंक्टन है, डाइनोफ्लैगलेट्स भी एक फाइटोप्लैंक्टन है, और क्रिप्टोमोनाड्स भी एक फाइटोप्लैंक्टन है ना। और यूजुअली यही जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं यही बेस बनाते हैं किसी भी फूड चेन का, जो हमारी वाटर बॉडी में फूड चेन बनती है। तो अगर इनका सर्वाइवल नहीं है तो फिर तो फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगी पानी की। फिर फाइटोप्लैंक्टन की क्लोरोफिल के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो क्लोरोफिल आपको बेसिकली पता है कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है प्लांट्स में जो पाया जाता है ना। प्लांट्स के अलावा एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में भी मिलता है ये, है ना। तो इससे क्या होता है, ये जो पिगमेंट है ये एब्जॉर्व करता है ब्लू लाइट और कुछ एक्सटेंट ऑफ रेड पोर्शन भी, तो जिसके कारण ये ग्रीन कलर इसका दिखता है। अब ये क्लोरोफिल के भी टाइप हैं कौन कौन से, है ना। तो क्लोरोफिल ए फाउंड ऑल हायर प्लांट्स एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। फिर क्लोरोफिल बी कहाँ मिलती है, हायर प्लांट्स ग्रीन एल्गी में। सी वाली कहाँ मिलती है, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैगलेट्स और ब्राउन एल्गी में। फिर डी वाली कहाँ मिलती है, फाउंड और ओनली इन रेड एल्गी। तो एल्गल ब्लूम हो तो किसी भी कलर के सकते हैं, चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो, चाहे ब्राउन हो, बट इंडिया में मोस्ट कॉमन कौन कौन से हैं, रेड और ब्राउन। तो इसीलिए इनको समटाइम्स क्या बोल दिया जाता है, रेड या ब्राउन टाइड के फॉर्म में भी बोला जाता है। फिर वाटर टेम्परेचर भी डिसाइड करता है। यूजुअली जो वार्मर टेम्परेचर होते हैं ना वो कंड्यूसिव होते हैं एल्गल ब्लूम के लिए, तो उसमें ईजिली और ये हमारा एल्गल ब्लूम हमको देखने को मिलता है। फाइटो प्लैंक्टन के कारण क्यों हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे।
कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं ये डे टाइम में फाइटोप्लैंक्टन हमारे, और ऐड करते हैं वही ऑक्सीजन को पानी में, राइट। और रात में उसी ऑक्सीजन को कंज्यूम भी कर लेते हैं। लेकिन जब फाइटोप्लैंक्टन हो जाता है तो ये इतने ह्यूज अमाउंट में इनकी पॉपुलेशन हो जाती है कि ये जो डिप्लीशन है ऑक्सीजन का, ये बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जैसे ही डिप्लीशन ऑक्सीजन का बढ़ेगा, जो इनके कंज्यूमर हैं जू प्लैंक्टन, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, है ना। या फिर स्मॉल फिश भी हो गई जो जू प्लैंक्टन को खाती हैं। तो उस केस में इन सब की पॉपुलेशन गिरने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में भी, क्योंकि ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज मर रही हैं एक लेयर बनने के बाद एपॉक्सी कंडीशन होने के कारण, इनके डिकम्पोजिशन में और ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होती जाती है। तो पूरी एक एनारोबिक कंडीशंस बन जाती है। और इन्हीं एनारोबिक कंडीशंस में कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे क्लॉस्ट्रीडियम और बॉटुलिनम, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये टॉक्सिन फर्दर किसके लिए हार्मफुल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स और मैमल्स के लिए। तो ये पूरी एक प्रोसेस ही आप देख सकते हैं। शुरू में नंबर बढ़ने के कारण ऑक्सीजन गिरती है, उनके कारण डेथ और शुरू होने लगती है, डेथ को फिर डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है, उसके कारण और ज़्यादा ये बढ़ती जाती है। तो इसीलिए एपॉक्सिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं एट द एंड। हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या है, तो जो हमारे मोस्टली एल्गल ब्लूम होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए। लेकिन उनमें से ही कुछ जो एल्गल ब्लूम हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिनको हार्मफुल एल्गल ब्लूम बोलते हैं। इनमें से कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन्स, जिसके कारण किसकी डेथ होती है, ऑर्गेनिज्म की, जैसे शेलफिश पॉइजनिंग हो गया। फिर इसके बाद कुछ जो एल्गल ब्लूम है जिसके कारण ह्यूमंस को नुकसान होता है, तो उन्हीं को स्पेसिफिकली हम हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं। तो कमर्शियल हो गया, रिक्रिएशनल फिशिंग हो गई, टूरिज्म हो गई, तो उसमें ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। फिर यूट्रोफिकेशन और डेड जोन, ये क्या होता है दोनों। तो यूट्रोफिकेशन तो कई बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसमें, आप इसको देख लेना, वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि ऑक्सीजन, वार्मर वाटर में कम ऑक्सीजन रहती है, यूट्रोफिकेशन से कैसे प्रॉब्लम आ रही है, तो वही सब लिखा हुआ है, एक बार आप इसकी रीडिंग कर लेना। अब डेड जोन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो पानी के अंदर ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम लो आपको ऑक्सीजन देखने को मिले, कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं डेड जोन, है ना। तो डेड जोन नेचुरली भी बनते हैं और मैन मेड होते हैं बहुत जगह। अब ज़्यादातर जितनी जगह आपको देखने को मिलेंगे उनके पीछे आपको मैन मेड को ही रीज़न मिलेगा। नेचुरली भी ये बनते हैं बहुत, लेकिन मैन मेड नंबर्स के मुकाबले बहुत कम कंडीशन में। तो नेचुरली इसका बनने का प्रोसेस क्या होता है, किसी भी वाटर बॉडी में या किसी वाटर बॉडी के किसी एरिया में यूट्रोफिकेशन पहले आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, मतलब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बढ़ा पहले, फिर उसके बाद एल्गल ब्लूम होगा वहाँ पे, और इसके कारण क्या होगा, हाइपॉक्सिक कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी, मतलब ऑक्सीजन बहुत लो लेवल्स पे पहुँच जाएगी, है ना। यूजुअली कहाँ पे कितने एरिया पे देखने को मिलते हैं, 200 से 800 मीटर के एरिया में विद इन द वाटर बॉडीज़। तो ये जो डेड जोन है डेट्रीमेंटल है एनिमल लाइफ के लिए। या तो यहाँ से सारे एनिमल माइग्रेट कर जाते हैं इस एरिया से, या तो उनकी डेथ हो जाती है। फिर फिर जो डेड जोन है ये हमारे गल्फ ऑफ मैक्सिको के अराउंड बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि फार्मर्स का फर्टिलाइज़र होता है वहाँ पे, वो पॉल्यूशन ऐड हो रहा है, और भी अलग अलग टाइप के जो पॉल्यूशन है वो ऐड होके वहाँ पे आ रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डेड जोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेड जोन देख सकते हैं, ये किस तरीके से यहाँ यहाँ फैला हुआ है। आप सोच सकते हो, आप इस एरिया के अराउंड जो वाटर बॉडीज़ होंगी एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड होंगी। अब यहाँ पे फील्ड्स होंगी, वहाँ से एग्रीकल्चर वेस्ट आ रहा होगा, सीवेज हो सकता है आ रहा हो, या और भी टाइप के वेस्ट हो, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं इंडिया के अराउंड अभी ऐसे नहीं है कोई मेजरली, क्योंकि हमारे यहाँ फिर भी कंसिडरेबल बहुत कम पॉल्यूशन है। भले वो नंबर्स में हाई लगता है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, लेकिन वैसे पर कैपिटल टर्म्स में या फिर अदरवाइज टर्म्स में आप देखोगे तो हम लोग फिर भी बहुत कंट्रोल करके चलते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे नेशन जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करके डंप भी कर चुके हैं और आज भी करते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे रेड सेल सर्किल जितने हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, डेड जोन्स इन 2010 में कितने डेड जोन थे वो दिखा रहे हैं। और ये जो ब्लू ब्लू वाटर दिख रहा है अराउंड द सिटीज़ या कॉन्टिनेंट, यहाँ पे ओवर फर्टाइल वाटर है, मतलब यहाँ पे भी फ्यूचर में डेड जोन बन सकते हैं। फिर इसके बाद है ब्लू टाइड। तो ब्लू टाइड हम किसको बोलते हैं, इसको हम बायोलुमिनेसेंट टाइड भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कुछ हमारे जो डाइनो फ्लैगलेट्स हैं ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि बीचेस के अराउंड आपको ऐसे लाइट रात में चमकती हुई दिखेगी, ग्लो करती हुई, यही छोटे छोटे डाइनो फ्लैगलेट्स होते हैं, इनकी ही लाइट होती है वो। ये कौन सी कंडीशंस में यूजुअली आते हैं, दिखने को मिलते हैं, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन जहाँ पे रहेगी, और हाई प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन दिखेगा, है ना। तो तो देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, लाइक यहाँ पे डीप सी फिशिंग में ये प्रॉब्लम्स भी ला सकते हैं।
फिर बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? ये प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू प्रोड्यूस और एमिट लाइट, है ना? तो ये प्रेडेटर को डराने का एक रिस्पॉन्स है नेचुरली जो जानवरों में होता है। प्रेडेटर मतलब जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा है, तो वो लाइट जला के डराने की कोशिश करता है, जैसे छिपकली को कि हमें मत खाओ या वैसा कुछ करके, है ना? तो किस में बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है हमको? एनिमल, प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया में। तो अलग अलग टाइप के ऐसे स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगे थ्रू आउट इनकी, इनमें, जो रात को ग्लो करते हैं। तो सेकंड वीडियो में हमारे यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।